बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक बच्चों हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ना है उसका इसमें ग्रामी या उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक का नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम समझेंगे बाद में, पहले समझते हैं इनर्शिया क्या था। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला कानून, उसमें एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूटन के पहले कानून को पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि भाई एक मास है, उसको चलाने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज। टेंडेंसी काबिलियत, टेंडेंसी टू रेजिस्ट मज़ाहमत करने की काबिलियत। किसके खिलाफ? उस फोर्स के खिलाफ जो आप में चेंज लाना चाहती है। और आसान उर्दू में बताता हूं, आप लोगों को तो बहुत अच्छी समझ आएगी। इनर्शिया का मतलब ढीठपन भी होता है। आगे ना अच्छे से समझ। इनर्शिया का मतलब क्या है? हम चाहते हैं आप पढ़ें, आप क्या चाहते हैं? हम ना पढ़ें। तो वी आर ट्राइंग टू चेंज, और आपकी ये टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज आप लोगों का क्या है? इनर्शिया। तो जिसका ये वाला इनर्शिया कम है उसमें इल्म ज्यादा नमूदार हो जाता है या भर जाता है, और जो इस इनर्शिया को बढ़ाता चला जाता है तो बस ठीक है, बोल रहा है टीचर, बोली जाए सानू की लगे, जाके ऐसी देखनी तो फेसबुक पे इंस्टा ही है ना, देखी जाएगी। तो आपका यही रेजिस्ट करना किसी भी चेंज को, ये है इनर्शिया। अब इसको थोड़ा फिजिक्स पे ले आते हैं। एक मास है, उसको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए बच्चों हमें लगानी पड़ती है फोर्स, तब उसमें पैदा होती है एक्सेलरेशन। अब एक पत्थर है, गोल सा, छोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा चलो समझ लो, उस पत्थर का एक मास है, एक इनर्शिया है, वो अपनी जगह पड़ा है, तो वो एक टेंडेंसी टू रेजिस्ट है कि भाई मैं यहां से हिलना नहीं चाहता। अब उसको हिलाने के लिए एक आध चूंटी अगर आ जाए, तो चूंटी के पास फिलहाल इतनी ताकत नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि वो उस मास में क्या पैदा कर सके। तो फोर्स के लिए उस इनर्शिया को मूव करवाना इसलिए नामुमकिन है, चूंटी की फोर्स को, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। पत्थर का इनर्शिया चूंटी के लिए बहुत, और आप लोग जाते जाते पांव से ठोकर मार देते हैं या उठा के किसी नदी झील किनारे में वो थ्रो करके फेंक देते हैं। तो आपकी ताकत के लिए ये इनर्शिया कोई ज्यादा इनर्शिया नहीं था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में जो एक पर्दा है उसको हटाते हैं। बच्चों, इनर्शिया है कि चीज को चलाना कितना मुश्किल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि चीज को घुमाना कितना मुश्किल है। प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोबारा सुन लो, इनर्शिया का मतलब क्या है? चीज को सीधे रास्ते पे चलाना कितना मुश्किल है, और सीधे रास्ते पे चलाना किसने? फोर्स ने। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि चीज को घुमाना कितना मुश्किल है। ये बात बड़ी आराम से, बड़े मजे से समझाता हूं मैं तुम लोगों को। घुमाती कौन सी फोर्स है? टॉर्क। टॉर्क पैदा करेगा लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दरमियान में जो आई है, इसी के ऊपर सारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले बेटा आप अपना वो बैग उठा के इधर लेकर आओ मेरे पास, या अगर आपका नहीं भी है तो भी उठा लो। हल्का फुल्का है कि थोड़ा वजनी है? ठीक ही है, इधर आ जाओ, इधर आओ, जरा सामने दिखाओ जरा मुझे। बट ठीक है, इसको उठा के ऐसे सीधे खड़े रहो, ठीक है। ये अभी है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनर्शिया। एक बैग है, सारी उठा के फिर रहे हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसको चलाना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आगे चलो, बस वापस आ जाओ। कोई मसला, कोई परेशानी, कुछ नहीं हुआ। अब एक काम करो, इस बैग को उठा के ऐसे करो। रंग बदलता देख रहे हैं आप चेहरे का? वापस कर लो। क्या फीलिंग्स बदली? या तो बहुत आसान है उठाना, अब इसको ऐसे करना, दोबारा करना, डोले बन गए उसके इतनी देर में। आप आओ जरा, आप बैठो। सेम यही काम, पहले अपनी फीलिंग्स जरा एब्जॉर्ब कर लो कि मुश्किल है, कोई उठाना मुश्किल नहीं है। आ जाओ यहां तक। मुश्किल है, बैठ जाओ। चीज को चलाना कितना मुश्किल है, ये है इनर्शिया, और चीज को घुमाना कितना मुश्किल है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट क्वेश्चन इसके, इस बाजू को बिल्कुल ऐसे सीधा करते ही आप तकरीबन इनर्शिया से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कैसे चलेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ये है कि घूमने वाली चीज का एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबको पता ना, घूमने वाली चीज का एक क्या होता है? अब आपको देखना ये होता है कि कोई चीज जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका मास कितनी दूर तक मौजूद है। एक और समझने वाली एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट खेलते हैं सब, बैट पकड़ने की वैसे तो पूरी एक उसकी बनी हुई ना, ग्रिप पड़ी हुई। अब बैट को आप अच्छा हिट करना चाहते हैं, अच्छा स्टेबली ग्रिप करना चाहते हैं,
तो बैट को बिल्कुल ऊपरी किनारे से पकड़ना ज्यादा बेहतर रहता है कि या थोड़ा दरमियान से ग्रिप को पकड़ा जाए? थोड़ा दरमियान से पकड़े ना। अगर बिल्कुल ही आप ऊपर से ग्रिप को पकड़ेंगे तो बैट वजनी लगेगा उठाने में, और शॉट को भी वो उस तरह से आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे टाइमिंग के साथ जो आप कर सकते हैं। तो एकदम से क्या हो गया, अब बैट का भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप उस बैट को जितना दूर से पकड़ेंगे ग्रिप से, उसका आपको उठाना घुमाना उतना ही क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। एक लंबी सी स्टिक है, उस स्टिक को भाई सेंटर से पकड़ना आसान है कि दोनों हाथों से पकड़े खड़े हो जाओ, बैलेंस कर लोगे। उस स्टिक को किसी एक किनारे से पकड़ना है और यूं ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, तो अच्छा खासा स्ट्रेन दबाव जिस्म पे महसूस होना है। तो कहानी सारी ये है कि बॉडी का जो मास है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या आप उस ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर से कितना दूर ले जाते हैं। अब यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है बड़ी टेक्निकल से लिखी है। टेक्निकल डेफिनेशन समझ आएगी जब पहले डायग्राम देखोगे। दायरा है, दायरे में एक मास ने घूमना है, घुमाना किसने है? यही फोर्स, अभी फोर्स नजर आ रही है, बाद में टॉर्क में बदल जाएगी, इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। इस मास का अपने सेंटर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला क्या है? आर। बच्चों इसी आर का नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तवज्जो से बातें सुननी है, इसी आर का नाम क्या है? अब डेफिनेशन में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ यानी हासिल जरब है दो चीजों का। कौन सी दो चीजों का? एक मास और एक रेडियस का स्क्वायर। एक मास और एक रेडियस का, मैंने कहा रेडियस का नाम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ। तो असल में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है, लेकिन उसको डिफाइन करना कुछ इस तरीके से है कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टेक्निकली लिखा हुआ है बट आसान जबान में ये आर स्क्वायर की बात हो रही है, लेकिन आपने याद इसको इसी तरीके से करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू, फिर यहां मैंने एक बात लिखी है कि आई हैज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास हैज इन। वही जुमला दोबारा दोहराऊंगा, चीज को चलाना कितना मुश्किल है ये तय करता है मास, घुमाना कितना मुश्किल है ये तय करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे जाके जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसे घुमाना मुश्किल होगा, जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको घुमाना आसान हो जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब हम फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं कि जो आसान अंदाज में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है। ऑब्जेक्ट है, मैं उसे घुमाना चाहता हूं, तो मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? और बच्चों एक बात, ये फोर्स की एक स्पेशलिटी है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। कौन सी? टेंजेंट टू द सर्कल। कौन सी फोर्स है? टेंजेंट टू द सर्कल। एफ इज इक्वल टू एम में सबको आता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी इस चैप्टर के तहत सबको ही आता है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो पूरा फॉर्मूला बन गया एम आर अल्फा। पहुंच गए यहां तक? इक्वेशन नंबर 2 को मैं फोर्स की बजाय टॉर्क बनाना चाहता हूं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इक्वेशन को दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर और एफ क्या होता है? अब ये आर जब अपने जैसे एक और आर से इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो ये एम आर स्क्वायर बना देगा। इसी एम आर स्क्वायर का नाम इस इक्वेशन में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो फॉर्मूला बन गया ना बच्चों। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों न्यूटन के सेकंड लॉज हैं, लेकिन आपने तो आज तक ये पढ़ा था, ऐसे ही है ना? आपने ये लॉ पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए। और तो याद रखें ये लॉ आपने पढ़ा था लीनियर मोशन के लिए। चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन। तो उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बन जाता है। तो दोनों न्यूटन के सेकंड लॉज ही हैं। चीज को सीधे रास्ते पे चलाना किस चीज ने है? जवाब है फोर्स। लेकिन चीज को घुमाना किस चीज ने है? जवाब है टॉर्क। क्या डिफिनेशन करते हैं हम टॉर्क की? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आपके हाथ में एक पहिया पकड़ा हुआ है, फर्ज करें उसका एक हैंडल है पकड़ने वाला, तो आपने उसको घुमाना है। अब आप उसको बच्चों घुमाएंगे अगर, और घुमाते घुमाते आप उसकी स्पीड तेज करना चाहते हैं, तो एक तरीका नहीं है कि उसके सर के ऊपर यूं हल्का सा हाथ मारें, जोर हाथ मारें, तो ये हाथ आप किस डायरेक्शन में मार रहे हैं? टेंजेंट फोर्स है, मोमेंट आर्म आर है, आर और एफ का प्रोडक्ट क्या होता है? टॉर्क। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क। अब इसके बाद क्या चीज है? इसके बाद दो हेडिंग्स हैं, ऐसी शक्लें जिनके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, और ऐसी शक्लें जिनके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो। देखो बैट की मिसाल ले लो। बैट का जो मेन ब्लेड है उसका मास ज्यादा है और उसके हैंडल का मास कम है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। अगर बैट सारे का सारा लकड़ी का फट्टा होता तो ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन थी। बात समझ आ गई?
आपके पास एक सिंपल अंगूठी है। अब अंगूठी गोल दायरा है ना, चलेगी तो साथ साथ घूमेगी भी। अंगूठी का एक सेंटर है, सेंटर से अंगूठी के सारे पॉइंट्स एक जितने फासले पर है। और अगर वो एक सिंपल गोल अंगूठी है तो उसका पूरे का पूरा अंगूठी का जो मास है वो सेंटर से एक जितने फासले पर है और एक जितने ग्राम्स या किलोग्राम्स में। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी? एक फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल का भी एक सेंटर है और उस सेंटर से सारे का सारा फुटबॉल एक ही जितने फासले पर भी है और उसकी सारी परतें एक जितनी मोटाई की हैं, एक जितने मास की हैं। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सड़क पे पड़ा हुआ कोई रैंडम से साइज का पत्थर मिल जाता है, वो पत्थर कहीं से मोटा है, कहीं से बारीक है, पतला है, तो वो कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हमें दोनों चीजों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है। जो तो है यूनिफॉर्म, उनका तो साइंसदानों ने, अकलमंदों ने एक ही दफा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रख लिया है कि भाई इतना दी शक्ल आए तो ये वाला फॉर्मूला ला देंगे। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म चीज आ जाए उसके लिए पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन उससे पहले एक बात देखो, I is equal to mr square में एक बात याद रखना, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मास इज ऑन द बॉडी relative to the axis of rotation। मिसाल के तौर पे ये क्लास की एक ज्योमेट्री है, क्लास का भी एक सेंटर है। अब आप सबको उठाकर मैं कहूं कि भाई इससे भी ज्यादा तरतीब से बैठ जाओ, ऐसी तरतीब के सेंटर से आप सबका फासला एक जैसा हो जाए, तो मैंने सारे मास को रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मैं उसी सेंटर के रिलेटिवली कहूं कि अच्छा यार 5 बच्चे एक साइड पे बैठ जाओ, 15 बच्चे एक साइड पे बैठ जाओ, 2 को यहां पे बैठ जाओ, तो मैंने फिर क्या कर दिया? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। पहले यूनिफॉर्म को समझ लेते हैं। बुक में शेप्स बनी हुई हैं, साथ उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज दिए हुए। शेप, रॉड, एक स्टिक, एक छड़ी। उस छड़ी को अगर आप सेंटर से पकड़ के उठाने घुमाने की कोशिश करते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस, जो मजामत आपके सामने पेश करती है, उसका फॉर्मूला है 1/12। m उस पूरी स्टिक का मास है और l उस पूरी स्टिक की लेंथ है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? रॉड के। रॉड से आगे मैंने एक लाइन लगाई और फिर मैं आपको कुछ शक्लें ऐसे अंदाज में समझाने लगा हूं जो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हुप लफ्ज नहीं समझ आया, रिंग पे आ जाए। रिंग का मतलब अंगूठी भी है, चूड़ी भी है, कंगन भी है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट की चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इन सारी चीजों में दरमियान से सारा कुछ खाली है, सिर्फ बाउंड्री पे मास है। तो ऐसी शक्ल को आप हुप भी कह सकते हैं, रिंग भी कह सकते हैं। और एक मेरी ध्यान से बात सुनो, एक ऐसा पाइप जो अंदर से खाली हो, जैसे घरों में पानी के पाइप लगे होते हैं, उस पाइप का यूं आगे से एक हिस्सा कट कर लो तो रिंग नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो सारा पाइप है ये रिंग्स को जोड़ के तो बना हुआ। तो ये जो हॉलो पाइप्स होते हैं, जो अंदर से खाली होते हैं, बाहर से गोल भी होते हैं, उन शक्लों का, हुप्स का, रिंग्स का, ऐसी तमाम शक्लों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ही फॉर्मूला है, mr²। ये बात दिमाग में बिठा लेनी। हॉलो स्फेयर, गोल स्फेयर हो मगर अंदर से खाली हो। फुटबॉल हॉलो स्फेयर है, अंदर से खाली है। टेनिस बॉल, नॉर्मली जितनी भी बॉल्स हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं अदर देन हार्ड बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये ऊपर ऊपर से स्फेरिकल है लेकिन अंदर से सारी की सारी क्या है? खाली। तो ऐसी शक्लों को बोलते हैं हॉलो स्फेयर। इनके फॉर्मूला होते हैं 2/3 mr²। डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क। यार खाने की प्लेट डिस्क है, गोल है और अंदर से खाली भी नहीं है। अंगूठी गोल थी मगर अंदर से खाली थी। प्लेट गोल है मगर अंदर से। अब उसी प्लेट को दोबारा प्लेट के साथ जोड़ दो और जोड़ते चले जाओ तो जैसे रिंग से पाइप बन गया था, डिस्क से भी पाइप बन सकता है। लेकिन इस पाइप को हम हॉलो सिलेंडर नहीं कहेंगे, हम सॉलिड सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, ये सॉलिड स्फेयर में आएगा। अभी इसको हम इसका जिक्र करते हैं। अभी हम इसको अगर एज अ होल देखा जाए, थैंक यू। ये देखें, ये भाईजान के पास उन्होंने किसी के लिए लेकर रखा हुआ, तो ये देखें। अब इसको एज अंदर से खाली शेप कंसीडर किया जाए तो ये इस कैटेगरी में है, हुप या रिंग की शक्ल में। एक लम्हे के लिए मान लो कि ये जमीन है और सूरज के गिर्द अपने मदार में घूम रही है, तो सूरज के गिर्द उसका जो मदार है वो हुप या रिंग की शक्ल में नहीं होगा। तो जब जमीन का हम कुछ भी ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहां पे ऑर्बिट की शक्ल मानी जाएगी हुप और रिंग वाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। लेकिन इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट अगर ट्रीट करें, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ये एक स्फेयर है और अंदर से खाली भी नहीं है। जो खाली होता है उसे हॉलो बोलते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 है और फिर आता है सॉलिड स्फेयर।
जो स्फेरिकल भी हो और अंदर से खाली भी ना हो। क्रिकेट की हार्ड बॉल, दुख हम ज्यादा ताजा नहीं करना चाहते, अभी कल रात हमें ताजा ताजा दुख मिला है हार का, लेकिन हार्ड बॉल अंदर से भी भरी हुई है, शेप में भी स्फेरिकल है। तरबूज सॉलिड स्फेयर है, अंदर से भी भरा हुआ है, ठीक है, और खाने में भी मीठा होता है। कौन सा स्फेयर? सॉलिड स्फेयर। और जमीन जो खुद बताते खुद जमीन स्फेरिकल है ना, और अंदर से भरी भी हुई है, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है, उसमें सॉलिड स्फेयर का डायमीटर गिवन है, आपने डायमीटर से क्या निकाल लेना? रेडियस, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का कहा गया है। तो अगर उसे कहा गया है तो आपको याद रखना है कि सॉलिड स्फेयर का फॉर्मूला 2/5 mr²। अब थोड़ी सी अकलमंदी में आपने और भरना चाहता हूं, जरा ध्यान इधर रखें। रिंग mr², mr² तकरीबन चारों में है, लेकिन साथ नंबर बदल रहा है, इसके साथ 1 है। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। 2/3 का मतलब होता है 0.6, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 2/5 का मतलब होता है 0.4, 5 4 20, तो 0.4 फॉर सेम मास एंड सेम रेडियस। अगर हम किसी कारीगर के पास जाएं और उस कारीगर से कहें कि भाईजान हमें एक रिंग, हॉलो स्फेयर, डिस्क और सॉलिड स्फेयर सेम मास के चाहिए, सेम रेडियस के चाहिए, उन चारों चीजों को घुमाना एक जैसा नहीं होगा। हमें फॉर्मूला बता रहा है कि घुमाने के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसने करनी है, क्योंकि इसका नंबर क्या है? 1। ये 1 से छोटा है, ये और भी छोटा है, और ये सबसे छोटा है। ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स फ्रैक्शंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। मैं फिर वही जुमला दोहरा रहा हूं, चीज को चलाना कितना मुश्किल है ये तय किसने करना है? इनर्शिया ने। और चीज को घुमाना कितना मुश्किल है ये तय किसने करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जहां ज्यादा होगी घुमाना उसे मुश्किल है, और जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी वहां घुमाना। तो सेम मास और सेम रेडियस की कैटेगरी में बच्चों ये चौथा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I4 कम होगा किससे? तीसरे से यानी डिस्क से, कम होगा होलो स्फेयर से, और फिर रिंग से। यहां तक समझ आई बात? कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? और फाइनल अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म, बाहर आपको गली में पड़ा हुआ लकड़ी का फट्टा मिल गया है, डिफरेंट रैंडम सी शेप का है, और आप उसे लाके किसी एक पॉइंट से फिक्स करते हैं कि भाई तुमने इस पॉइंट के गिर्द घूमना है, तो देखो इस घूमने वाले पॉइंट से relative to the axis of rotation how mass is distributed, इस सेंटर से कुछ हिस्सा बॉडी का करीब करीब है और कुछ हिस्सा दूर दूर है। तो कुछ बॉडी का मास करीब है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, कुछ बॉडी का मास दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। इसकी कैलकुलेशन क्या है? बहुत ही आसान है। आगे बढ़ने से पहले इस इक्वेशन के साथ जो है वो आपने जरा तबा आजमाई कर लेनी। टॉर्क इज इक्वल टू mr² अल्फा। तवज्जो से बात सुननी और समझनी है, जस्ट कीप क्वाइट फॉर जस्ट 5 मिनट्स। इस सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने पूरी बॉडी के छोटे छोटे मास एलिमेंट्स बना लिए। जैसे इस जगह का मास m1 और रेडियस r1, इधर m2 रेडियस r2, और करते कराते कोई आखिरी मास mn और डिस्टेंस rn। अब इस ऑब्जेक्ट पे उसी तरह क्या लगानी है? फोर्स, जो ट्रीट होगी एज टॉर्क। टॉर्क इसमें पैदा करेगी टर्निंग इफेक्ट। वो टर्निंग इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या प्रोड्यूस हुई बॉडी में? एक्सेलरेशन। तो मास 1 भी टर्न होके आगे चला गया, मास 2 भी टर्न होके आगे चला गया, और मास 3 भी। पहले मास में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ m1 r1² अल्फा 1, दूसरे में सेम फॉर्मूला m2
r2 स्क्वायर अल्फा 2, आखिरी में mn rn स्क्वायर अल्फा n। बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी के लिए हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये सारे पॉइंट्स की वैल्यूज क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो इनको 1 2 कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कहें? अल्फा। अब अल्फा सब में से कॉमन आ जाएगा, तो बेटा सबको टोटल करो। टोटल में से अल्फा ब्रैकेट्स में क्या मिल रहा है? m1 r1 स्क्वायर m2, ये पूरी बॉडी के छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिल गए? m1 r1 स्क्वायर बॉडी के इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m2 r2 स्क्वायर दूसरे पार्ट का है, और mn rn स्क्वायर आखिरी पार्ट का है। तो मतलब उस बॉडी के सारे छोटे छोटे टुकड़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इकट्ठे किए और उनको आपस में क्या कर दिया? जमा। जमा करने के साइन को क्या बोलते हैं? सम। सम या समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम इंटरवल 1 टू इंटरवल n। कौन से फॉर्मूला है? mi ri स्क्वायर। बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये जो ब्रैकेट्स में टर्म बन रही है, ये इस पूरी बॉडी का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म थी, ये पंगा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधी सीधी डेरिवेटिव ज्योमेट्री से ये सॉल्व होके फॉर्मूलाज बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई भी रैंडम शेप है तो साइंटिफिकली उसका ये मेथड है उसको सॉल्व करने का। तो बच्चों आपने जब ये टॉपिक लिखना है, सेम इसी तरीके से डेफिनेशन लिखें, फॉर्मूला लिखें, इस हिस्से में पहले ये डेरिवेशन करें, उसके बाद बुक पे ये वाली हेडिंग्स नहीं बनी हुई, लेकिन अगर आप बना दें तो इट विल बी अ गुड इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि आपको पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होती है। तो कौन सा टॉपिक आज हमने पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चीज को चलाना कितना मुश्किल है, इट इज डिसाइडेड बाय इनर्शिया, और चीज को घुमाना कितना मुश्किल है, इट इज डिसाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया।